हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पाकिस्तानोमी। मेरा नाम उज़ैर यूनुस है और आज की जो गुफ्तगू है वो उर्दू में की जाएगी क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक टॉपिक ऐसा है जो इस वक्त पूरी दुनिया में बिलखुसूस बरसगीर में इस पे बात हो रही है, इसका इम्पैक्ट हमें नज़र आ रहा है और वो जुड़ा हुआ है क्लाइमेट चेंज से। बरसगीर जो है वो बिलखुसूस पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ क्लाइमेट चेंज, गर्मी, चेंजिंग वेदर पैटर्न, इन सब का इम्पैक्ट ऑलरेडी नजर आ रहा है। हमें इस साल हमने देखा कि गंदम की काश्त पे काफी फर्क पड़ा। हेडलाइंस आ रही हैं कि आम की काश्त पे इसका काफी फर्क पड़ेगा और कुछ लोगों का मानना है कि गर्मी की वजह से अगर मानसून में ज़्यादा बारिश होती है तो उसका भी एक इम्पैक्ट हो सकता है। अल्लाह ना करे हो, लेकिन खदशा बढ़ रहा है इसका। तो आज मैंने सोचा एक बार फिर दावत दी जाए डॉक्टर इरम सत्तार को। पहले आ चुकी हैं पॉडकास्ट में, काफ़ी टाइम पहले हमने इनसे बात की थी वाटर सिक्योरिटी के ऊपर। उस एपिसोड का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अगर आप सुनना चाहें, वो अंग्रेजी में कॉन्वर्जेशन थी। डॉक्टर सत्तार जो है वो प्रोग्राम डायरेक्टर हैं एट द सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम and lecturer at the Friedman School of Nutrition, Science and Policy at Tufts University. टफ्ट से मैंने भी मास्टर्स किया हुआ है, तो एक हमारा एक लिंक है उस तरह से। एडजंक्ट प्रोफेसर हैं एट द एलिजाबेथ हॉब स्कूल ऑफ लॉ, पेस यूनिवर्सिटी। नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ में भी पढ़ा चुकी हैं और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर में जो उस स्कूल का पहला वाटर लॉ एंड पॉलिसी का कोर्स था वो उन्होंने पढ़ाया था। तो शी इज एन एक्सपर्ट इन दिस टॉपिक। मैं उनको फ्रीक्वेंटली पिंग करता रहता हूँ जब ऐसी कोई डेवलपमेंट होती है रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। तो डॉक्टर सत्तार, एक बार फिर वेलकम टू पाकिस्तान में और शुक्रिया आपने आज वक्त निकाला। जैर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने फिर से दावत दी। शुरुआत करते हैं इस बात से कि हमने देखा मार्च के महीने में एक हीट वेव चलना शुरू हुई सब कॉन्टिनेंट के अंदर। अप्रैल मई में उसका इम्पैक्ट आया कि जो काश्तकार थे, गंदम की काश्त थी, उन्होंने कहना शुरू किया कि जी काश्त इस साल काफ़ी कम हो गई है क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी आ गई। भारत के अंदर एक वक्त था कि रशिया यूक्रेन की जब जंग चली तो भारत से रिपोर्ट्स आ रही थी कि उसके पास सरप्लस स्टॉक होगा गंदम का और वो एक्सपोर्ट कर सकेगा। लेकिन फिर गर्मी इतनी हुई कि वहाँ भी जो है प्रोडक्शन में कमी आई और हुकूमत ने कहा कि हम जो है रिकंसिडर कर रहे हैं एक्सपोर्ट को। आप इस टॉपिक को फॉलो करती हैं, क्लाइमेट चेंज, हीट वेव्स, क्या ये फ्यूचर है सब कॉन्टिनेंट का? किस हद तक हालात जो हैं और बुरे होते रहेंगे, हीट वेव बढ़ती रहेगी? क्योंकि अभी रिसेंटली आईपीसीसी की भी रिपोर्ट आई थी और मैं देख रहा था कि हेडलाइंस थी कि उन्होंने भी हाईलाइट किया है कि साउथ एशिया का रीजन बिलखसूस जो है वो एट रिस्क है। तो जरा ऑडियंस को बताएं कि क्या हो रहा है और क्या आउटलुक है। तो ये आपने बिल्कुल सही सब चीजें जो पॉइंट आउट की हैं कि ये बहुत खदशात जो हैं ये बहुत सीरियसली, यानी कि होता है ना कि बहुत अलार्मिंग है। इशू ये है कि कुछ करंट रिपोर्ट्स आई हैं। एक तो आपने आईपीसीसी का रिपोर्ट का जिक्र किया। आईपीसीसी की रिपोर्ट को, ये करंट वाली जो है ये थर्ड उनकी रिपोर्ट है ग्लोबली, यानी कि वो स्टैगर्ड आ रही थी। और ये ऑब्वियसली अब जो COP27 होगा जो कि इजिप्ट में होगा, उसमें ये सारी चीजें वहां लीड अप कर रही हैं, तो उनकी सारी रिपोर्ट्स आनी थी इन इन दिस वे। उन्होंने बेसिकली इसकी जो पहली वाली भी जो रिपोर्ट थी, बेसिकली उन्होंने ये बताया है कि बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रही है, जो टेम्परेचर राइज कर रहे हैं, हम जिस खत्ते में बैठते हैं जो कि थर्ड पोल कहा जाता है। थर्ड पोल मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल से सबसे ज्यादा जो एक आइस मास है, स्नो, आइस फॉल, हाई माउंटेन रेंजेस, उसका उसको कहते हैं थर्ड पोल। हम उस खत्ते में हैं। अब हो ये रहा है कि ग्लोबल टेम्परेचर्स जिस तरह सिनारियोज उसके राइज कर रहे हैं और जो प्रिडिक्शंस हैं, उसकी वजह से उन ग्लेशियर्स पे बहुत सख्त इम्पैक्ट आने वाला है। मुझे लगता है उन्होंने थ्री सिनारियोज प्रेजेंट किए हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि बेसिकली जब लाइक द एंड ऑफ द सेंचुरी, यानी कि 2100, और इसमें 2050 भी उन्होंने उसको ब्रेक डाउन किया है। उनका यह ख्याल है कि अगर बहुत सीरियस काम नहीं किया जाएगा तो जो ग्लेशियल मेल्ट पे रिलायंस है लोगों की, और ग्लेशियर्स का जो फुल वॉल्यूम है, इसका मतलब है जो सारे डाउनस्ट्रीम पानी आता है वो वहां से आता है, रेनफॉल वहां फ्रीज होती है, तो वो एक वाटर स्टोर्स हैं, राइट, माउंटेन्स और ग्लेशियर्स कि तकरीबन अगर ग्लोबल टेम्परेचर्स जो कि इस वक्त ऑन ट्रैक हैं अनफॉर्चुनेटली 4 डिग्री सेल्सियस तक राइज करना 2100 तक,
जो कि बहुत है। तो वो 1.5 जो कहते हैं, वो 1.5 तो आप सोचिए कि वो बहुत पीछे छोड़ दिया गया, ठीक है, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया। उनका जो मोस्ट जो सिवियर सिनारियो जिस पे उन्होंने इसको निकाला है वो 4 डिग्री का, जो उनको लगता है कि ये पॉसिबल है। आई मीन ये ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो सकता। 4 डिग्रीज में ये होगा कि जो आधा जो ग्लेशियल मास है वो मेल्ट हो जाएगा, आधा। तो अब आप सोचें कि आपकी कोई भी रिसोर्स, आप इकोनॉमिस्ट हैं ट्रेनिंग से, आप सोचें कि आपकी कोई भी रिसोर्स जो है वो 50% हो जाए, हाफ, जो कि बहुत होता है, राइट। तो और आपकी जो ऑब्वियसली डिमांड्स हैं, पॉपुलेशन की रिलायंस है, ग्रोथ है टुवर्ड्स से इंडस्ट्रियलाइजेशन या अर्बनाइजेशन, वो डिमांड्स हैं, फूड सिक्योरिटी, तो वो सारी चीजें, आपकी डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई जो है वो आधी हो जाएगी। अब हो सकता है वो आधी ना हो सकता है सिर्फ 2/3 कम हो, बट ये भी बहुत होता है। हो सकता है 1/3 हो, बट ये भी बहुत होता है, राइट। ये सबसे लाइक ये इसके स्टैंडर्ड सिनारियोज। दूसरी चीज जो एक चेंज हो रही है इन वेदर पैटर्न्स की वजह से, जो ये जो इमीडिएट हम पे इम्पैक्ट आ रहा है, राइट, जो इस अभी समर में हमने देखा है। एक तो ला नीनिया ईयर भी है। ला नीनिया ईयर में ये होता है कि ये जो करंट्स मूव करते हैं उसकी वजह से ओशन टेम्परेचर्स भी राइज करते हैं और वो हीट को ज्यादा ट्रैप करते हैं। उसकी वजह से ईस्ट अफ्रीका से लेके साउथ एशिया तक बहुत सीरियस इम्पैक्ट्स आ रहे हैं, लॉन्ग टर्म ड्राउट के और वेदर पैटर्न शिफ्ट होने की वजह से। यानी कि हीट जो सपोजिंग आप कहें कि वो अभी शुरू होती है और सितंबर तक जाती है, वो आपको मार्च से उसको देखना आपने शुरू कर दिया, राइट। तो एक तो वो हॉटर ईयर है, लेकिन ये चेंजिंग वेदर पैटर्न उस कॉन्टेक्स्ट में आते हैं जिसमें ड्राउट भी ज्यादा बढ़ रही है, जो आपने अभी अपने इंट्रोडक्शन में जिक्र नहीं किया, लेकिन आई थिंक हमें उसकी बात करनी चाहिए। यहाँ पे हमेशा जो बात होती है वाइल्ड फायर्स की, राइट। हमें पता है कि वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स में अब वाइल्ड फायर सीजन जो है जो शुरू हो गया है, ठीक है। वायोमिंग में इतनी बड़ी अभी जो है आग लगी, और जो सबसे अनफॉर्चुनेटली जो गरीब लोग हैं उनके घर जाते हैं, जो कि वहां सदियों से बसे हुए हैं और खुद बहुत सस्टेनेबली रहते हैं। हमारे बलूचिस्तान में अभी इतना बड़ा मैसिव ट्रैजिक फायर इवेंट हुआ है, ठीक है। उसमें जो नेटिव ऑलिव ट्रीज हैं वो जल गए हैं, और जो चिलहोजे के फॉरेस्ट हैं जिसमें एक तो उसकी हार्वेस्टिंग है, उससे एक पूरा वे ऑफ लाइफ, राइट। ये बेचारा छोटा चिलहोजा जो इतनी लाइवलीहुड प्रोड्यूस करता है, ठीक है, लोगों के लिए, वो यानी कि वो जनरेशन तक, एक अगर आपका ड्राउट है, ड्राइनेस है, तो वाइल्ड फायर रिस्क बढ़ जाता है। इसका मतलब है किंडलिंग ज्यादा होती है, चीजें जो है वो जल जाती है। तो हमारे पास भी ये जो मसाइल है चेंजिंग पैटर्न्स के, ये आ रहे हैं अंडरलाइन ड्राउट में। अंडरलाइन ड्राउट में ये सारे रिस्क बढ़ते हैं। दूसरे इसके ऑब्वियसली वाइल्ड फायर्स के तो और राइट सारे आपके एयर क्वालिटी के इफेक्ट्स आते हैं, ठीक है, सांस लेने की जिसको दिक्कत है, वल्नरेबल पॉपुलेशन में तो ये सबसे ज्यादा होता है। बच्चे होते हैं, प्रेग्नेंट औरतें होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, लेकिन जो बिल्कुल ठीक भी होते हैं उनको भी बहुत ज्यादा इसका एक एयर क्वालिटी का, हम हमेशा कहते रहते हैं कि जी एयर क्वालिटी बुरी है। वेल वाइल्ड फायर से वो एयर जो पार्टिकल्स हैं वो कहीं तो जाएंगे, तो वो आते हैं आपकी तरफ, तो इसमें हेल्थ इफेक्ट्स बहुत हैं। तो ये अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी चीजें इस क्लाइमेट डिस्ट्रप्शन की वजह से जो है वो इन मोशन है इस वक्त। और उन सारे इस सारे कम्प्लेक्सिटी और ये सारे इम्पैक्ट्स को मैनेज करने के लिए ऑब्वियसली बहुत ज्यादा एफर्ट की जरूरत है, सलाहियत की जरूरत है, सही चीजों को फंड करने की जरूरत है, वरना तो ये चीजें खुद ब खुद तो बेहतर अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सकती। आपने जो शुरू में बातें की, मैं सोच रहा था एज एन इकोनॉमिस्ट कि कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। तो एक तो आपने ऐसे कहा बलूचिस्तान में ऑलिव प्लांट, तो पहले तो नियर टर्म में आपने जो काश्तकार है वहाँ का, जो कम्युनिटीज़ हैं जिनकी लाइवलीहुड जुड़ी हुई थी इन चीज़ों के साथ, आपने उनको रिलीफ देना है। ये तो नियर टर्म काम है कि जी आपने कैपिटल मोबिलाइज किया और ये सब कर दिया। फिर आपने जैसे कहा कि अगर 1/3 भी ग्लेशियर मेल्ट कम हो जाता है तो आपने वाटर स्टोरेज, वाटर सिक्योरिटी के बाद को फंड करना है, कि जो हमारा हमने बात की थी कई महीनों पहले आपके साथ ही, कि हार्डवेयर ओरिएंटेड फोकस है कि डैम बना दें। तो अगर वाटर ग्लेशियर मेल्ट ही खत्म हो जाएगा या 1/3 हाफ हो जाएगा तो वो डैम में तो उतना पानी नहीं आएगा। तो आपने वाटर मैनेजमेंट के नए तरीकों में इन्वेस्टमेंट करनी है।
तीसरी चीज जो आपने हीट वेव और की बात की, उससे अगर मैं सोचूं तो जो ज़रई मुल्क है हमारा, बिलखसूस पंजाब और सिंध में, जहाँ गंदम उगता है, आटा उगता, चावल उगता है, कॉटन उगता है, शुगर केन उगता है, वो उन सब चीज़ों में हमें सीड टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना है, एग्रीकल्चरल चीज़ों में इन्वेस्ट करना है। तो क्या आप एज एन एक्सपर्ट ये काम होता हुआ देख रही हैं पाकिस्तान में या दूसरे ममालिक में, जहाँ कोई ऐसा है कि जी इस पे फोकस हो रहा है और हमें स्केल अप करने की जरूरत है? क्या हम दुनिया भर से क्या चीजें वो सीख सकते हैं जो हमें प्रिपेयर करें, क्योंकि अभी तो 2022 है, तो अगर हम आगे 20 साल का भी सोचना आज शुरू करें तो शायद थोड़ा बहुत काम हो जाए उस पर। ये बहुत सब जरूरी चीजें हैं सोचने के लिए, तो मैं इस पे आती हूँ। मैं एक चीज सिर्फ ये बताना चाह रही थी कि इंटरेस्टिंगली जो आईपीसीसी ने जो लेटेस्ट जो फिगर्स रिलीज किए हैं, वो कह रहे हैं कि ये सारे जो हम इसमें हमने जो पहली बात की कि इतने ज्यादा जो होता है ना नेगेटिव फोर्सेस जो है वो बेसिकली अनलीश हो गए हैं, कि वो अब इन एक्शन है, उन सब पे थोड़ा सा भी सक्सेस का के लिए काबू पाने के लिए वो ये कहते हैं कि ऑल न्यू, ठीक है, फॉसिल फ्यूल इन्वेस्टमेंट, जिसमें कोल भी आता है, इसमें हर चीज, वो बेसिकली आप 2025 तक उसमें न्यू इन्वेस्टमेंट्स को जीरो कर दें ग्लोबल स्केल पे, ठीक है। अब ये तो हम होता नहीं देख रहे, ठीक है, 2025 तक तो ये नहीं हो रहा। एक बल्कि रिजल्ट मैं तो अभी कतरखानी मार्क्स सुबह किसी से एनर्जी सिक्योरिटी पे ही बात कर रहा था ऑफलाइन। तो उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान में इस वक्त ऑब्वियसली पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो हमें फोकस करना चाहिए थर कोल के ऊपर। तो वो स्केल अप तो एक एनर्जी सिक्योरिटी का मसला है। आई थिंक ये कॉन्फ्लिक्ट होगा, राइट, कि एक छोटा मुल्क, गरीब मुल्क जिसने ग्लोबल वार्मिंग में इतना कंट्रीब्यूट नहीं किया, उसको अगर आप कहें कि जी अब आप कोल में इन्वेस्ट ना करें, तो कहते हैं भाई फिर हम सस्ती एनर्जी कहाँ से लाएं। बिल्कुल, ये टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट ये हमेशा रिसोर्स यूज में आते हैं, राइट। मगर जो भी आप पाथवे अडॉप्ट करते हैं उसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। सो उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि अब ये ग्लोबल जो हो गया है, ये तो हो रहा है, ये फोर्सेस इन एक्शन है, ठीक है। 2030 तक वो कहते हैं कि आप जो है अपने लाइक चीजें जो है वो रोल बैक करना शुरू करें, ठीक है। 2025 तक नए इन्वेस्टमेंट बंद कर दें, 2030 तक रोल बैक शुरू करें, फिर कोई चांस है इसको कंट्रोल में रखने का और इन चीजों को कम करने का। मगर क्योंकि वो अब हम होता तो नहीं देख रहे, अब ये जो सारा जो रिसोर्स क्राइसिस जो अगेन यूक्रेन के इन्वेजन की वजह से आया है, इसमें एक और चीज जो देखने वाली है कम्प्लेक्सिटी, फिर मैं आपकी स्पेसिफिक उस पर आती हूँ कि ईस्ट अफ्रीका में, और ये हर कंट्री के डिफरेंट सॉर्ट है, और नॉर्थ अफ्रीका में तकरीबन जो 1/3 जो फूड प्राइसेस हैं वो है एनर्जी ट्रांसपोर्ट की वजह से, ठीक है। सो अब आपकी जब ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ती है तो इसका मतलब है जितना भी दूर चीजों को आना जाना है, वो जो बेचारा जो एंड पे इंसान जो खरीद रहा है उस पे आएगा, ठीक है, क्योंकि 1/3 कॉस्ट है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। ये बहुत ऑब्वियसली मेजर चंक है। यानी कि आप अगर देखिए कि अगर आप फार्मर हैं और आप इन्वेस्ट कर भी रहे हैं और आप सस्टेनेबली भी उसको करना चाहते हैं और आप अपनी प्रैक्टिसेस चेंज भी कर रहे हैं, तो आपको उसका इतना रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, राइट। 1/3 तो वो सिर्फ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पे आप लगा लिए, एंड अगेन वो जितना बढ़ेगा इट्स अ मेजर प्रॉब्लम। सो इसमें करने के लिए तो ऑब्वियसली ऐसा होता है ना कि वो ये मसला जो हम जिसको हम इस वक्त फेस कर रहे हैं वो ये है कि जी ऑल ऑफ द अबव, कि आपने हर चीज को करना है और सीरियसली करना है। और जो हमारी जो पिछली कॉन्वर्सेशन हुई थी उसमें जो हमने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बात की थी, उसमें ये नहीं है कि आप लाइक बिग इंफ्रास्ट्रक्चर को लाइक उसमें जो एक स्पेसिफिक बात कर रही थी वो ये थी कि जी देखिए बिग इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ सोल्यूशन नहीं है, जो कि अब अगेन ड्राई जो जगहें हैं या अगर हमारे यहाँ ग्लेशियल मेल्ट हो रहा है उसमें यही हो रहा है। आप जाके अगर मंगला के इस वक्त अभी रेजर्वायर को देख लें या तरबेला को भी देख लें तो उसके सारे डेड लेवल के वार्निंग्स आ गए थे। अगर आप मंगला के रेजर्वायर पे जाके खड़े रहते हैं तो वो जो वाटर रिंग्स होते हैं वो आपको बाकायदा नजर आते हैं और वो आपको दिखाते हैं कि भी यहाँ तो लाइक सालों से पानी नहीं आया और ये इतना नहीं भरा, ठीक है, बट तभी तो वो ड्राई रिंग्स हुए हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर है भी मगर अगर पानी नहीं है उसको भरने के लिए तो ऑब्वियसली वो कहाँ जाएगा। हैविंग सेड दिस, एशिया में ये हो रहा है कि बेसिकली एक टोटल अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम राइवलरी जो है वो इस वक्त यानी कि चल रही है कि जो जहां डैम साइट देखता है उसको जहां जगह मिलती है या उसके पास फाइनेंसिंग होती है, फंडिंग होती है, तो वो उसको बनाना शुरू कर देता है।
बिकॉज लोग इस तरह सोच रहे हैं कि जी देखें एटलीस्ट ये हमें कोई तो क्वेश्चन देगा, और वो थिंकिंग भी है जैसे आप कह रहे हैं कि एटलीस्ट हर कोल डेवलप करने की वजह से कोई तो एनर्जी इंडिजिनिटी कुछ तो आएगा, कुछ कोई तो चीज जनरेट होगी जो आप इतना डिपेंडेंट नहीं होंगे इम्पोर्ट्स पे। मगर उन सारी चीजों के अब आप ऐसा सोचें कि अब आप पीछे इस पे जरा एक सेकंड बैठ के और सोचें कि जी देखिए अब आपने अपनी जिंदगी के लिए भी सोचना है, लेकिन आपने एक एज अ कंट्री उसकी पॉलिसी के लिए भी सोचना है, और फिर आपने ये देखना है कि यानी कि इंसान एज अ होल ग्लोबली कहाँ जा रहा है। तो और एज अ होल ग्लोबली अगर हर बंदा अपना अपना एक जैसे होता है ना वो 1.5 इंच वाली कि उसको देखता रहे, तो वो जो अंडरलाइन क्राइसिस है वो तो चल रहा है, ठीक है, वो क्योंकि हम उस पर कुछ काम यानी कि सीरियसली नहीं कर रहे, या एटलीस्ट उतना नहीं कर रहे हैं जितना स्केल ऑफ द प्रॉब्लम। अगर उसको मैच करने के हिसाब से हम एफर्ट करना शुरू करते हैं तो ऑब्वियसली क्या क्या नहीं हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। और तो इसकी एक आसान मिसाल मेरे दिमाग में जो आई वो ये, जैसे आपका अपना घर है, आपने अपना कचरा घर से निकाल के घर के बाहर फेंक दिया, तो आपका घर तो साफ होगा, लेकिन बाहर जो मच्छर मक्खियां होंगे उससे आपका बच्चा भी बीमार होगा, पड़ोसी का बच्चा भी बीमार होगा, और आप खुद भी बीमार होंगे। वो बीमारी से आप बच नहीं सकते अनलेस एज अ कम्युनिटी आप वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर इन्वेस्ट करें। तो एट अ ग्लोबल स्केल ये वही वाली बात है कि अगर आप सब मिलके दुनिया में काम नहीं होगा इस पे, तो एवरीबडी विल सफर। एग्जैक्टली exactly. और लॉन्ग टर्म आप अगर अपना सोचें, फिर आप अपने बच्चों का सोचें, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन का सोचें, या आप इंसानियत का सोचें, राइट? आई मीन हम लाइक लाइक वी आर थिंकिंग फीलिंग ह्यूमन बीइंग्स। आपको ये नहीं है कि आप सिर्फ अपने बच्चों का सोचें। तो आपके देखें कि आप तो आपकी तो एक फाइनाइट लाइफ है, आप तो यानी कि जो भी आपका लाइफ स्पैन है आप उसका 90 साल जिए, 100 साल जिए, गुड फॉर यू, लेकिन उसके बाद तो आपका एक एंड है। तो उस एंड के बाद इस दुनिया का क्या होगा, राइट? उस एंड के बाद जो है जो फोर्सेस जो हैं इस वक्त अनलीश्ड हैं वो किस तरह प्ले आउट करेंगी और उसके क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होंगे। इसमें लोग बहुत सारा सस्टेनेबिलिटी पे काम करना चाह रहे हैं, लेकिन इसमें जो एक मेजर इशू आता है वो ये है कि आपने इसकी सर्टिफिकेशन की बात होती है, ठीक है, कि ये अगर हम कहते हैं कि जी ये सपोजिंग ये रिजेनरेटिव एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट है, ठीक है, कि ये कार्बन भी ट्रैप कर रहा है, ये सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को भी यानी कि उसको उसको भर रहा है, और उसको जो नो टिल एग्रीकल्चर कहते हैं वो भी हो रहा है, यानी कि बहुत सारे इसके फायदे हैं चीजों को प्रैक्टिसेस को बदलने के लिए। लेकिन वो चीजें डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए फार्मर को, क्योंकि फार्मिंग होती बहुत ज्यादा एक कंजर्वेटिव जैसे एक प्रोफेशन है, ठीक है, ये बहुत ऑल्सो रिस्पॉन्सिव होती है पॉलिसी पे और जो भी आपकी सपोर्ट प्राइसेस, ठीक है, जहां अच्छा फिर ये है कि अगर आपको मार्केट्स को कैप्चर करने की जरूरत है, या सपोजिंग एक्सपोर्ट मार्केट्स को इन पर्टिकुलर, तो आपके पास सर्टिफिकेशन की बहुत सारी चीजें होती हैं, एंड ऑब्वियसली वो आपकी पूरी लाइफ साइकिल पे चलेगी। जो चीज जो कुछ लोगों ने जैसे ब्राजील ने बहुत काम किया है अपने एग्रीकल्चर को डेवलप करने, और उन लोगों ने लाइक वो 70s और 60s से इस पे इतना सीरियस काम कर रहे हैं कि दुनिया भर उनकी एक मॉडल को देखती है, उनकी एजेंसी का नाम है एम्ब्रापा, वो उसको देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। अच्छा डच बहुत अमेजिंग काम कर रहे हैं, उन्होंने रिसर्च में जो है वो इतना टाइम लगाया है, और वो हॉलैंड जो है वो एक बहुत छोटा मुल्क है और उसकी आबादी बहुत कम है, उनके पास लैंड मास नहीं है, बट आप छोटी छोटी चीजें इस तरह देखें, ये इतने अमेजिंग फिगर्स हैं कि वो इस वक्त दुनिया का लाइक वो बहुत सारी चीजें पर कैप यानी कि एक तो पर कैपिटा बट पर एक यील्ड जो है जो उनकी बहुत सारी चीजों की वो यूएस और चाइना से ज्यादा है, जिनका लैंड मास उनके मुकाबले में तो इतना है कि कोई वो उसका कंपैरिजन भी नहीं बनता, क्योंकि उन्होंने स्मार्ट डेवलपमेंट उसमें वो इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग तो करने की ये जरूरत है जो हमारे बिल्कुल मिस्ड पॉलिसी है। हम लोग एक जो लैंड और वाटर मैनेजमेंट के हम जो तरीके हैं या हमारे जो इंस्टीट्यूशन हैं वो ऐसे हैं कि हमने इनको 19th और अर्ली 20th सेंचुरी से इनहेरिट किया और वो हम चला रहे हैं। हम ये नहीं सोच रहे कि 21st सेंचुरी के एग्रीकल्चर का जो एक लुक और फील होगा वो क्या होगा, वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो करने की ये जरूरत है कि फार्मर्स को आप एम्पावर करें, उनको उनके पास इतना हो कि वो पढ़ लिख सकें,
उनके बच्चे पढ़ लिख सकें, ताकि वो टेक्नोलॉजी अडॉप्शन और डेवलपमेंट कर सकें। ठीक है, हॉलैंड जो है वो इतना बड़ा फूड एक्सपोर्टर क्यों है? क्योंकि उसने हर चीज में इन्वेस्ट किया है, और करने की ये जरूरत है। और ये एक बहुत अच्छा दूसरा प्रोग्राम है जो यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा में हो रहा है। उन लोगों ने ये किया है कि मिनेसोटा का ऑपोजिट प्रॉब्लम है पाकिस्तान से या इंडस से। उनका ये प्रॉब्लम है कि वहां पे जो आइस होती है या पर्माफ्रॉस्ट होती है वो बहुत अरसे रहती है। तो उनका ये इशू है कि भाई आप इसमें फार्मिंग यानी कि ग्रीन फार्मिंग जो है आप साल भर कैसे कर सकते हैं, ताकि वो चीजें डेड ना हो और आपकी सॉइल जो है वो ओवर टाइम जो है वो न्यूट्रिएंट रिच और डेंस होती रहे। हमारा क्या प्रॉब्लम है? हमारा ये प्रॉब्लम है कि हमारे पास उसका बिल्कुल ऑपोजिट इशू है, राइट? कि हमारे पास हीट बहुत है, लॉन्ग टर्म ड्राउट्स हैं, चेंजिंग वेदर पैटर्न्स हैं, लैंड मैनेजमेंट जो है वो सही नहीं है, और रेनफॉल बहुत कम है। हम रिलायंट हैं इरिगेशन पे। सो अगर हम इन्वेस्ट करें इन अ सीरियस वे, हमारी एग्रीकल्चरल रिसर्च यूनिवर्सिटीज, हम HEC, और फिर आपने करना ये कि आपने पूरा वैल्यू चेन को कमर्शलाइज करना, राइट? तो आपको साइंस चाहिए, आपको पॉलिसी इनोवेशन चाहिए, वैल्यू चेन की कमर्शलाइजेशन और इनोवेशन उसमें चाहिए, और उस फार्मर के लिए वो चीज वैल्यूएबल कैसे हो सकती है उसको सोचना है। तो आपने ऐसी चीज में इन्वेस्ट करना है कि एक इकोसिस्टम आप क्रिएट करें जिसमें ये सारे जो चीजें जिनकी जरूरत होगी वो टैप कर सकें और आप उनसे कनेक्टेड हो। सो अगर लाइक पॉलिसी मेकिंग आप सोचें, तो मैं तो हमेशा ये सोचती हूँ कि एज अ पॉलिसी मेकर आपको ये कुछ चीजों को देखना चाहिए, और फिर आपको अपने लोकल लोगों को जमा करके जो आपके एग्जिस्टिंग नेटवर्क्स हैं उनको टैप करें और कहें हमारा अब लाइक सीरियसली, या तो हो सकता है हर इंसान जिनसे आप बात करते होंगे उनको लाइक अपने एक्सपर्टीज की बायस होती है, मगर मुझे लगता है कि क्लाइमेट, वाटर, सस्टेनेबिलिटी, लैंड मैनेजमेंट, फूड सिक्योरिटी और ह्यूमन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, वो सारी चीजों पे हमने अपना सारा टाइम जो है वो हमें खर्च करना चाहिए, उसमें इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, और हम हर चीज कर सकते हैं। ये नहीं है कि लोग नहीं है, आप करें, आप सोचें, मगर आप उसको इंसेंटिवाइज करें और उन लोगों में इन्वेस्ट करें कि जो ये सारी चीज को इन इट्स कम्प्लेक्सिटी और कनेक्टेडनेस उसको समझ सकें, और फिर उसको यानी कि लाइक बना भी सकें, ताकि अदरवाइज वो नहीं बनेगा, क्योंकि आपको ये बहुत सारी चीजें दरकार है। आई थिंक एक एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, काफी लोग सोच रहे होंगे जो बड़ा कॉम्प्लेक्स सा प्रॉब्लम है तो हम हमारे जैसे मुल्क तो सॉल्व ही नहीं कर सकते। मैं खुद ही उस जब सवाल का जवाब दे देता हूँ कि सब कॉन्टिनेंट में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था कई डेकेड्स पहले, और ठीक है उस जमाने की साइंटिफिक एडवांसमेंट थी, उसके क्रिटिक्स हैं अब वगैरह वगैरह, लेकिन उससे पहले सब कॉन्टिनेंट में फैमिन्स और वेरी कॉमन, क्रॉप्स फेल हो जाते थे, लेकिन हुकूमतों ने, पाकिस्तान की हुकूमत भी इसमें शामिल थी, भारत भी था, फिर बाद में बांग्लादेश भी इसमें आया, कि उन्होंने इन्वेस्ट किया उसी तरह जिस तरह आप डिस्क्राइब कर रही हैं कि एक सिस्टम बनाया, इंसेंटिव्स दिए, सीड्स में इन्वेस्टमेंट्स हुई, फर्टिलाइजर्स आए, पूरी इंडस्ट्री सेटअप हुई। वो 20th सेंचुरी प्लेटफॉर्म था। एंड आई थिंक हमारे जैसे मुल्क में जहाँ इस वक्त भी जो काश्तकार है या फार्मर है वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, उसके पास इतना एक्सेस टू कैपिटल नहीं है, ये आप तो इसको देख सकते हैं एज अ चैलेंज, मैं इसको देखता हूँ एज एन अपॉर्चुनिटी कि हम लीप फ्रॉग कर सकते हैं, राइट? अगर नेदरलैंड्स जो है इतना छोटा सा मुल्क इतनी इन्वेस्टमेंट कर सकता है तो हम क्यों नहीं, राइट? एंड इट शुड बी अ चैलेंज दैट पीपल शुड टेक हेड ऑन, और उसके साथ ऑब्वियसली लिंक्स हैं, प्रॉपर्टी राइट्स के इश्यूज हैं, मार्केट डायनामिक्स एंड डिस्टोर्शंस के इश्यूज हैं, बट दोज आर ऑल सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स थ्रू पॉलिसी एंड थ्रू फोकस, आई थिंक। बिल्कुल, और आपकी ये जो बात है थ्रू इंसेंटिव्स उनको आप कंसीव करें। और बाय द वे मैं भी इसको, जैसे एक होता है जो एक चैलेंज एंड रिस्पांस फ्रेमवर्क, मैं इसको डेफिनेटली देखती हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आप जिंदा हैं तो इसका मतलब है आपका जो भी आपका चैलेंज है उसके लिए आपके पास रिस्पॉन्स की एबिलिटी है। अब ऑब्वियसली जब आप नहीं अलाइव हैं तो फिर तो आप उसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन जब तक आप में सांस है, जहन चल रहा है, आपके पास बहुत चीजें हैं करने को। सो हमें ये, हम फोकस से हर चीज कर सकते हैं। और जैसे अब मैं आपको मिनेसोटा की बता रही हूँ कि भाई उन्होंने एक इतना अमेजिंग प्रोग्राम 70s से वो चला रहे हैं, ठीक है, कि हमारे पास क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर जो है वो कैसा दिखेगा, और उसको हम पुट टुगेदर करें और फार्मर्स की हेल्प करें और ये उनके लिए भी वैल्यूबल हो।
ताकि लोग फार्मिंग भी ना छोड़े। और बाय द वे जैसे पाकिस्तान की जैसे जगहों पे कितनी ज्यादा हमारी इंटरनल माइग्रेशन है, हम जो अर्बनाइजेशन की डेंसिटी की बात करते हैं, फार्मिंग में लोगों का एक लाइवलीहुड मुश्किल होती जा रही है, ठीक है, स्मॉल होल्डर की। स्पेशली जब डिजास्टर्स आते हैं तो लोग सिटीज की तरफ हेड करते हैं ताकि कोई तो वहां पे एक लाइवलीहुड की अपॉर्चुनिटीज होंगी। तो ये सोच लेना कि जी पाकिस्तान में इंटरनल माइग्रेशन जो है ये कोलैप्स ऑफ फार्मिंग और यानी कि यू नो लाइक होता है ना, लाइक एनिमल वेलफेयर, एनिमल कीपिंग, उसकी वजह से नहीं हो रही, ये बिल्कुल गलत बात है। ये हो रही है, ये ऑन गोइंग है, मगर अगेन इसको रिसर्चर्स जो है इतने फुली स्टडी नहीं करते, या लोग जाके आप ढूंढते नहीं है कि जी अच्छा आपकी वहां जमीन थी, अब यानी कि वो आप वहां काश्तकारी नहीं कर सकते या आप अपने एनिमल्स को नहीं कर सकते, यू कांट सॉर्ट ऑफ हैव देम देयर, तो आप फिर यहाँ आ जाते हैं। तो ये सारी जो इश्यूज हैं ये हमारे पास ऑन गोइंग है। एंड आई थिंक उसके इंसेंटिव्स की बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं 2-3 हफ्ते पहले एक दोस्त से बात कर रहा था, ही लिव्स इन अपस्टेट न्यूयॉर्क। तो वहाँ रेड वाइन और वाइट वाइन कंट्री है, काफ़ी वाइन उगता है। तो मैं उससे पूछ रहा था क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या इम्पैक्ट आ रहा है और ग्रेप्स के वगैरह, राइट, क्योंकि इट्स गेटिंग हॉटर ओवर देयर एज वेल। तो वो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहे थे कि एक मसला उनके लिए आया है कि क्योंकि एक्सट्रीम वेदर वेरिएशंस बढ़ गई हैं, तो उन्होंने अब नए सीड्स बनाने हैं ग्रेप प्लांट्स के लिए जो रेजिस्ट कर सकें, जो श्रिवल ना हो गर्मी में भी और ज़्यादा सर्दी में भी। तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्या मतलब स्ट्रैटेजी क्या है लोकल लोगों की। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने कही कि जो लोकल फार्मर्स हैं जो उगाते हैं वाइन, उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कॉर्नेल के साथ इन पार्टनरशिप एक खुद फंड बनाया जिसके थ्रू कॉर्नेल के रिसर्चर्स इन्वेस्ट करें, रिसर्च करें, नए ग्रेप्स डिस्कवर करें। और द अरेंजमेंट इज के क्योंकि लोकल फार्मर उसको फंड कर रहा है, तो जो सीड टेक्नोलॉजी आएगी वो अवेलेबल होगी फार्मर को एट नॉन कमर्शियल रेट्स, क्योंकि ये इनका अपना पैसा है, राइट। तो देयर स्टेक होल्डर्स इन दिस, विच अगेन टू योर पॉइंट, आपने जब इंसेंटिव्स की बात की, मुझे ये बात दिमाग में आई कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ये काम कर सकती है। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में भी जो लोकल फार्मर है जिसको मालूम है कि क्या हो रहा है चेंजिंग पैटर्न्स की वजह से, वो इंसेंटिवाइज होगा कि जी आप इन्वेस्ट करें और फिर हम ये नया बीज जो है खुद इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसमें हमारी भी बेहतरी है और सबकी बेहतरी है। अब सो जस्ट एज एन एग्जांपल, बट आपने जो बात की कि जिंदा हैं और काम करने की ज़रूरत है, एट एन इंडिविजुअल लेवल आर देयर सर्टेन थिंग्स जो एक आम शहरी पाकिस्तान में या भारत में या कहीं और डेवलपिंग मुल्क में जो उसने खुद आज से एक्शन लेना शुरू या सोचना चाहिए, जिससे अगेन कतरा कतरा जो है वो दरिया बनता है, तो अगेन इंडिविजुअल एक्शंस ही हों तो उससे भी एटलीस्ट एक मूवमेंट, व्हाट आर सम थिंग्स के जो लोग खुद कर सकते हैं? मेरे ख्याल में ये मैं आपको अपनी अगेन ये पर्सनल स्टोरी बता देती हूँ। और बाय द वे ये जो मिनेसोटा का प्रोग्राम है इसने भी जिस तरह फार्मर्स को इन्वॉल्व किया है, तो वो को डेवलपमेंट है और को ओनरशिप है, तो इसलिए फार्मर्स को उसका फायदा नजर आ रहा है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हम देख सकते हैं। और बिल्कुल हम जो हम कहते हैं ना कि यूनिवर्सिटीज को या एचईसी को या प्लानिंग कमीशन को आपने कमर्शलाइजेशन सोचना है। आप खुद जानते हैं सारे जो टॉप अमेरिकन यूनिवर्सिटीज हैं वो यही सोच रहे हैं कि भाई आपका एक इनोवेशन और कमर्शलाइजेशन आर्म जो है, कि यूनिवर्सिटी से जो रिसर्च हो रही है वो कमर्शलाइज कैसे होगी, ठीक है। तो वो सोचने में वो लगे हुए हैं। तो ये जो इंडस्ट्री और एकेडमिया की जो कोलैबोरेशंस हैं विद बैकिंग ऑफ पॉलिसी गवर्नमेंट सपोर्ट, जो कि कन्वीनर भी हो सकता है, ये बहुत जरूरी है। और इसके बहुत मॉडल्स जो है वो दस्तियाब है कि आप इसका प्रॉफिट शेयरिंग भी कर सकते हैं बहुत सारी, ताकि यूनिवर्सिटी, उसके रिसर्चर्स, उसके एकेडमिक्स भी इंसेंटिवाइज है इन प्रॉब्लम्स जो आपके लोकल एरियाज के हैं उनको टैकल करने के लिए। सो बहुत सारी इसके बहुत अच्छे मॉडल्स हैं जो हम उसको देख सकते हैं और उनको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और अगर जैसे प्लानिंग कमीशन को हम कहते हैं कि जी वो एक कन्वीनर है या उसका हिस्टोरिकल रोल एज ए कन्वीनर है, तो उसको तो ये लाइक फुल ऑन, लाइक अगर आप कुछ वाकई में पाकिस्तान को एक ट्रांसफॉर्मेटिव पाथ पे डालना चाहते हैं तो आप ये कन्वीन करें ग्रुप्स, और आपको इतने स्टेक होल्डर्स मिलेंगे ऑन द ग्राउंड, और फिर आप देखें और आपको उसके जो फायदे नजर आना शुरू होंगे वो आप सोच नहीं पाएंगे, बिकॉज दैट्स हाउ इनोवेशन हैपेंस। आपने फ्यूचर तो नहीं देखा, आपने सिर्फ अपनी नेक्स्ट चीज को बिल्ड करना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, वहां फिर कुछ और जो है उसका उससे क्रिएट होगा। तो पाकिस्तान जो है वो इतने ज्यादा हीट टॉलरेंट और सॉल्ट टॉलरेंट
चीजें डेवलप कर सकता है कि फिर आप उसको, अगेन ये ग्लोबल प्रॉब्लम है, तो आप वो चीजें और इनोवेशंस वो आपके जो है, इंस्टेड ऑफ आप हमेशा ये सोचें कि जी आप एक टेक्नोलॉजी या इनोवेशन टेकर है, नहीं, इनोवेशन हमारे यहाँ भी हो सकती है, और वो इनोवेशन फिर, क्योंकि अगेन प्रॉब्लम्स आर कॉमन, ईस्ट अफ्रीका में, नॉर्थ अफ्रीका में, कहीं भी व्हीट इंपोर्ट्स आप कहीं भी उठा लें, आपकी जो जो सॉल्यूशंस आप निकाल रहे होंगे उसके बहुत ज्यादा टेकर्स होंगे। दैट्स आल्सो वे टू देन फीड मोर इनोवेशन अपने यहाँ। तो इसकी बहुत एक जैसे ना, आपने वो जो वर्चुअस सर्कल जो है वो आपने जो है उसका बनाना है कि ये हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन करना शुरू करना है आपने आज, ये इतनी बड़ी इमरजेंसी है कि आप इसको आज टैकल करना शुरू करें। आई थिंक अनफॉर्चुनेटली ये कॉन्वर्जेशन जो है मेन स्ट्रीम में है ही नहीं, पॉलिसी डिबेट में इस वक्त है नहीं, और ये अफसोस की बात है कि नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है। अबाउट 30 to 40% ऑफ द लेबर फोर्स इज एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर, और जो आपका जो मेन स्ट्रीम जो मेजॉरिटी फार्मर है वो एक दो गाय या भैंस ओन करता है, या उसके पास छोटा सा प्लॉट है, या अगर सिंध में है तो वो शेयर क्रॉपिंग करता है, और वहाँ भी इनोवेशन नहीं होती। एंड अगेन हीट वेव्स अगर बढ़ेंगी तो उसकी एक दो भैंस उनमें से एक या दो एक मर जाए तो दैट्स डेवास्टेटिंग, राइट? आपने चिलगोज़ो और ऑलिव फार्म बलूचिस्तान में बात की, इज डेवास्टेटिंग। अगेन फ्रॉम अ ओवरऑल इंडिविजुअल सोसाइटल पुश, क्या वो चीज़ें हैं पाकिस्तान में जो शहरियों को समझने की ज़रूरत है, इस पर फोकस करने की ज़रूरत है, या जिस पे वो एटलीस्ट खुद इन्फॉर्म होके फिर जब इलेक्शन के लिए या किसी और चीज़ के लिए लोग उनसे वोट मांगने आए तो उनसे वो सवाल करें कि जी आपने इस बारे में कुछ सोचा है कि नहीं, क्योंकि दैट्स द फ्यूचर। मैं आपको अपनी स्टोरी खुद बता देती हूँ। ये 1.5 साल पैंडेमिक के जब हुए, तो मैं अब इस पिछली समर की बात कर रही हूँ क्योंकि 1.5 साल तकरीबन हो गए थे उस वक्त, मुझे ये रियलाइज हुआ कि मुझे जो है बहुत कुछ अपनी पर्सनल डाइट और न्यूट्रिशन में बदलने की जरूरत है। अच्छा, मुझे ये रियलाइज हुआ कि भाई मैं देखूं, पढ़ूं, सीखूं। एक तो मैं स्कूल ऑफ न्यूट्रिशन में भी पढ़ाती हूँ, ठीक है, तो मेरा वहां से भी इंटरेस्ट था। मैं बहुत सारी चीजें अटेंड करती हूँ और सुनती हूँ और देखती हूँ, कटिंग एज जो लोग रिसर्च कर रहे होते हैं। मैंने ये रियलाइज किया कि एक चीज जो हर इंसान हर दिन करता है कि आप कुछ ना कुछ तो खाते हैं, ठीक है, खाए बगैर तो आप नहीं जी सकते, ठीक है, हर इंसान आपका, आपने कुछ पीना भी है और आपने खाना भी है। तो ये आपका डेली आपका कंट्रोल में है। उसमें बहुत सारी चीजें, अब पॉलिसी और ये और ग्लोबल क्लाइमेट एमिशंस तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी मसले हैं, ठीक है, तो वो आप कैसे टैकल करेंगे। लेकिन जो आपकी फूड चॉइसेस हैं वो आपकी डेफिनेटली कंट्रोल में है। अच्छा, अब हम उसमें नहीं बात कर रहे जो कि एक बहुत ज्यादा, बिकॉज पाकिस्तान में मैं इसको रेज इसलिए कर रही हूँ बिकॉज पाकिस्तान में दो ट्रेंड जो है ना वो एट द सेम टाइम चल रहे हैं। एक वो लोग हैं जो कि एक सीरियस फूड अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस को फेस कर रहे हैं और उनके पास एक बड़ी लिमिटेड सॉर्ट ऑफ फूड आइटम्स की लिस्ट है जो वो खाते हैं और अपनी न्यूट्रिशन को फुलफिल करते हैं दिन। और इसमें अगेन सॉरी टू इंटरप्ट, मेरे दोस्त हैं अम्मार खान, उन्होंने एक बड़ा फनी बट रियलिस्टिक एनालिसिस किया था कि जो ये फूड अफोर्डेबिलिटी जिनको चैलेंज है, उनका इतना बड़ा चैलेंज है कि दाल फ्राई अगर वो जो खाते हैं तो उसमें दाल और पाम ऑयल जो इस्तेमाल होता है तो 85-90% ऑफ देयर इंग्रेडिएंट्स आर इम्पोर्टेड, तो वो एक्सपोज्ड हैं मैक्रो इकोनॉमिक शॉक्स में। एग्जैक्टली सो ये जो एक तो उनकी लिमिटेड कंजम्पशन है, ठीक है, आप जो कहते हैं कि आपको फुल न्यूट्रिशनल सॉर्ट ऑफ उसके लिए आपको वेजिटेबल्स भी चाहिए, फ्रूट भी चाहिए, ठीक है, आपने अपना प्रोसेस कार्ब्स को कम करना है, एक ये चैलेंज है। ये अगेन जो आप कह रहे हैं कि इसमें एक्सपोर्ट जो जो कॉस्ट है वो बहुत सीरियस है, ठीक है, सो इसमें भी इंडिजिनिटी का प्रॉब्लम आ जाता है कि आप क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं। मगर एक दूसरा ग्रुप है पाकिस्तान में जो कि फास्ट अर्बनाइजिंग मिडिल क्लास है, ठीक है, और आप कोई भी इस वक्त सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे जो भी फूड ग्रुप्स जो इस वक्त चल रहे हैं, अगर आप उनको देख लें तो वहां पे जो क्या हो रहा है कि वहां पे एक बेसिकली कंप्लीट अडॉप्शन हो गया है जिसको कहते हैं द सैड डाइट, जो स्टैंडर्ड अमेरिकन डाइट, कि वो सैड है। और आई लाइक दैट एक्रोनिम, इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। अच्छा, उसमें आप देखिए कि सिर्फ
बर्गर्स या फ्राइज या पिज्जाज या हर दिन, ठीक है, ये हो रहा है, ठीक है, उसमें डीप फ्राइंग भी है। और एक ह्यूज सेगमेंट ऑफ पाकिस्तान है जिसमें जो इंक्रीज हो रहा है वो है राइज ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का। सो आप ब्लड प्रेशर देख लें, शुगर देख लें, कोलेस्ट्रॉल देख लें, हर तरह के लोगों को आप लोगों को जानते हैं, मैं लोगों को जानती हूँ, हर इंसान की स्टोरीज है, हर बंदा कोलेस्ट्रॉल ड्रग ले रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। एक सो मेरी इस वीकेंड ही दोस्त से बात हो रही थी, हम मजाक कर रहे थे कि ये होली ट्रिनिटी ऑफ डिजीजेस हैं, इनमें से एटलीस्ट एक तो किसी ना किसी खानदान में या दोस्त को है, गारंटीड। इवन 35-year-olds ऑफ माय फ्रेंड्स हैव एटलीस्ट वन ऑफ दिस डिजीज। एग्जैक्टली। तो ये जो है ना, ये भी एक इंटरलिंक्ड टोटल ट्रेजेडी है जो कि लिंक्ड है हमारे फूड सिस्टम से, ठीक है। फूड सिस्टम के बहुत सारे जो है पर्पसेस होने चाहिए हैं कि ये क्या करना चाह रहा है। आपको उसको न्यूट्रिशियस डाइट, बैलेंस डाइट, जो आपकी कैलोरिक रिक्वायरमेंट्स मीट करता है और आपकी लॉन्ग टर्म हेल्थ को हार्म नहीं करता, ठीक है। खा के तो मैं अगर एक वाइट बन भी खा के हो सकता है मैं जी सकूं, राइट, बिकॉज मेरी कैलोरी नीड्स मीट हो जाएगी, लेकिन मेरे सेल्स को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी। लॉन्ग टर्म मेरे सारे जो ऑर्गन्स हैं वो कर जाएंगे पैक। सो ये बहुत सीरियस इशू है और हमें इसको सोचना है इन अ वे कि हमने, अच्छा, और उसका जो डिजीज बर्डन आता है, ठीक है, एक तो ठीक है इंडिविजुअल्स पे जाता है या फैमिलीज पे जाता है, हर इंसान के डॉक्टर के भी विजिट होते हैं, हर तरह की चीजें होती हैं। लेकिन अब जो न्यूट्रिशन साइंस हमें बता रही है वो ये बता रही है कि ये दो इसमें इंटरवेंशंस हैं जो कि हर इंसान कर सकता है। एक तो ये कि ये एसेंशियली सारी चीजें जो अंडरलाइन, ये सारे मेटाबॉलिक सिंड्रोम जिसको कहा जाता है, वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो कि आपका कोई ना कोई ऑर्गन पे इम्पैक्ट आ रहा है, वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम आप बेसिकली प्रिटी मच रिवर्स कर सकते हैं अपनी डाइट से। और सेकेंड हाफ में आपके अगर सपोजिंग चीजें हो भी गई हैं तो अनटिल बहुत अरसे तक, जब तक आपकी ब्लड शुगर बहुत ही हाई ना हो जाए और आपको मेडिकेशन की जरूरत ना हो, आप अगर अपना डाइट और लाइफस्टाइल को बदल लें तो एक्चुअली आप मेडिकेशन से निकल सकते हैं, और जिसके और बहुत साइड इफेक्ट्स लॉन्ग टर्म और ऑर्गन्स पे आते हैं। सो आप बहुत कुछ कर सकते हैं न्यूट्रिशन से। तो हमें इन सीरियस वे ये सोचना है कि ये जो हेल्थ और डिजीज बर्डन हमारे मुल्क में इंक्रीजिंग है, उसका क्या होगा अगर हम 220 मिलियन का मुल्क है। सो सपोजिंग 50 या 60 मिलियन को भी, ये मैं बहुत कंजर्वेटिव फिगर दे रही हूँ, कि ये सारी चीजें डायग्नोस हो रही हैं, तो उसके बाद वो उसका जो हेल्थ और डिजीज और क्वालिटी ऑफ लाइफ का बर्डन है वो भी तो ऑब्वियसली इंडिविजुअल फैमिलीज ने सहना है, सोसाइटी ने सहना है, लेकिन नेशन एज अ होल ने सहना है। तो हमें ना इन पूरी बहुत सारी चीजों को रीथिंक करने की जरूरत है। तो लोग अगर सीरियसली ये अपने जो भी उनके पॉलिसी मेकर्स हैं वोट के लिए आते हैं, या अपने फैमिलीज में आप क्या खरीद रहे हैं, उसको कैसे पका रहे हैं, उसमें क्या डाल रहे हैं, क्या इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं, आपके पास ये कंट्रोल होता है। और इसमें हमें इन अ सीरियस वे औरतों को बहुत एंगेज करने की जरूरत है, बिकॉज अगेन ग्लोबल न्यूट्रिशनल जो स्टडीज हमें बताती हैं कि लार्जली आप वियतनाम ले लें, कहीं भी ले लें, औरतें जो हैं वो जो जो भी फैमिली खाती है ना, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा वो ही होती है, यानी कि वो ही हो सकता है खरीदें या कहती हैं ये खरीद के लाओ, और फिर उसको वो जिस तरह पकाती हैं। तो हम इस तरह अपने जो विमेन को हम एक्चुअली चार्ज दे सकते हैं कि भाई आप हेल्दी मील्स प्रिपेयर करना शुरू कर दें। ये ज्यादा उससे महंगे नहीं होंगे बल्कि सस्ते हो जाएंगे, और आपको आपके सिर्फ क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाएगी। अगर आपके 7 8 9 साल जिंदगी के इन टोटल कम हो जाए, यानी कि आप पहले मर जाएं, मगर सपोजिंग 20 30 40 साल आपका एक डिजीज बर्डन रहे, तो ये भी तो एक टोल है ना, हर चीज का एक टोल होता है, हर चीज इज लाइक कॉस्ट बेनिफिट। आपकी ये करेंगे तो इसका ये होगा, वो करेंगे तो उसका वो होगा। तो ये नहीं है कि कोई 100% सोल्यूशन है, लेकिन आप ये चीजें चेंज कर सकते हैं। और अगर आप सपोजिंग ज्यादा सब्जियां, और तो वो जो अफोर्डेबिलिटी है उसको बढ़ाने के लिए पॉलिसी की जरूरत है, राइट। और वो जो फार्मर का रिटर्न है वो चीजें ग्रो करने में, न्यूट्रिशनली चीजें ग्रो करने में, वो बढ़ जाए तो फार्मर का भी इंसेंटिव है बढ़ाने के लिए, राइट। पेस्टिसाइड्स के बगैर वो सब्जियां पकाए,
अभी मैं लेटेस्ट एक रिपोर्ट देख रही थी, वो ये कह रही थी कि ईयू में जो इंग्लैंड में जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इंपोर्ट हो रहे हैं जो कि ऑर्गेनिकली ग्रोन नहीं है, उसमें पेस्टिसाइड ट्रेसेस बहुत हैं। तो आप कहें कि आप एक सेब खा रहे हैं जो वैसे तो हेल्दी है, लेकिन आप जो है उसमें पेस्टिसाइड्स को भी इंजेस्ट कर रहे हैं अपनी डाइट में। तो हम इंसेंटिवाइज कर सकते हैं फार्मर्स को कि भाई हम इतना बड़ा, जैसे आपने कहा कि हम इतना बड़ा एग्रीकल्चरल मुल्क है, तो हम सस्टेनेबल ऑर्गेनिक ये प्रैक्टिसेस पे फोकस करें ताकि हमारी इंटरनल डाइट्स भी बेहतर हो, और हम ये जो हाई एंड एक्सपोर्ट मार्केट्स हैं वो भी हम कैप्चर जो है वो कर सकें। एंड आई थिंक इसके अंदर ओवेस जुबैरी कुछ महीनों पहले पॉडकास्ट पे आए थे। ही इज अ फूड एक्सपर्ट, he owns a business in the food business in Pakistan, the food sector. और उनसे मैं जब बात कर रहा था, वो हिस्ट्री बफ भी हैं, तो वो बता रहे थे मुझे कि पाकिस्तान में गंदम नहीं उगाया जाता था, बाजरा उगाया जाता था, सोरगम उगाया जाता था। ये हमारे इंडिजिनस क्रॉप्स हैं, जो कि एक्चुअली न्यूट्रिशियस भी हैं। एंड ही गेव मी दिस वेरी गुड एग्जांपल ऑफ आई थिंक मस्टर्ड्स का वो कह रहे थे, या कोई ग्रीन्स थे जो फार्मर उगाता था, वो खुद भी कंज्यूम करता था और वो अपनी गाय या भैंस को खिलाता था, जिससे अब मालूम हुआ कि उससे यील्ड जो है डेयरी का वो बढ़ता है नेचुरली। लेकिन क्योंकि इंडस्ट्रियल फार्मिंग के अंदर हैबिट्स चेंज हुए, कंजम्पशन हैबिट्स चेंज हुए, इंसेंटिव्स चेंज हुए, तो वो फार्मर ने उगाना कम कर दिया। अब उसको आप उसी गाय को आप सप्लीमेंट्स देते हैं टू ग्रो द यील्ड। एंड ही वाज लाइक के ओरिजिनली अगर हम देखें तो हमारे इंडिजिनस टेक्निक्स थी और कुछ बाकी रह गई हैं जिनको हम बचा के सीख के अपने एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को मॉडर्नाइज कर सकते हैं। इनफैक्ट पूरी दुनिया अब उस वक्त जा रही है। मेरी अम्मी जो है वो ये मजाक करती हैं कि वो एक इंटरेस्टिंग जनरेशन है उनकी, के उन्होंने दादा परदादा को देखा ऑर्गेनिक या हेल्थी या देसी मुर्गी खाते हुए, फिर खुद इंडस्ट्रियल फार्मिंग देखी, और अब अपने बच्चों को, मैं अमेरिका में हूँ, देखते हैं कि हम ऑर्गेनिक खा रहे हैं। तो कहती थी तुम लोगों को ऑर्गेनिक ही खाना था, तो 60 साल पहले ही हम ऑर्गेनिक खा रहे थे, अब क्या पता नहीं, पहले बोला कि नहीं करो, फिर देसी मुर्गी चली गई, अब कहते हैं कि ऑर्गेनिक मुर्गी वापस लाओ कहीं से। तो देयर इज द क्रूल आयरनी देयर एज वेल। वेरी क्रूअल आयरनी। और मैं आपको सीरियसली बताऊं, अम्मियों में, दादियों में, नानियों में इतनी नॉलेज पैक्ड थी। सो बहुत चीजों में उनको आपको सुनना चाहिए और फिर आप उसको, उन चीजों को आप मैरी करें लेटेस्ट न्यूट्रिशनल साइंस से, ठीक है। और आप कहें अब ये, यानी कि इतना साइंस बैक्ड भी है, वो करते थे। इंडिजिनस नॉलेज की कल्चर्स में एक विजडम जो है वो वेस्टेड थी, ठीक है। सो हमें बिल्कुल एब्सोल्युटली देसी हर चीज, राइट, जो ग्रास फेड बीफ होता है कि जी वो काउ जो है वो पास्चर कर रही है, क्योंकि वो खुश होगी तो जो आप को गोश्त मिलेगा वो भी बेहतर होगा, आपके लिए बेहतर होगा। सो एग्जैक्टली, बजाय इसके कि आप उसको इतने ज्यादा एक तो हॉर्मोन्स दें, एक तो मिल्क यील्ड बढ़ाने के लिए, बट आपको फिर उसको ऑब्वियसली बहुत सारे एंटीबायोटिक्स देने पड़ते हैं। आई मीन अगेन, ये जो सारी रिसर्च आ रही है कि अगर आप कन्वेंशनली रेज्ड कोई भी चीज खाते हैं, तो सपोजिंग आप एंटीबायोटिक्स नहीं भी लेते, खुद नहीं लेते, आपको अपने मीट सोर्सेस से एंटीबायोटिक्स, तो आपकी एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस जो है वो बैठे बिठाए बढ़ रही है, क्योंकि आप, यानी कि वो उसको ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी उस पर एडजस्ट कर रही है। तो ये एक पब्लिक हेल्थ क्राइसिस जो है ना, ये सॉइल हेल्थ, फार्मर हेल्थ, एनिमल हेल्थ, वेलफेयर से, ये हर चीज से लिंक्ड है। इसको हम सेपरेटली और डिफरेंटली नहीं देख सकते। और ऑब्वियसली वार्मिंग क्राइसिस है, टेम्परेचर राइज हो रहे हैं, तो इन सबको, हर चीज को एक साथ देखने की जरूरत है, ताकि हम जहां जहां इंटरवेंशन कर सकें उस पे हम, यानी कि शुरू करें। I agree, and I think we can end this conversation at that कि शुरू कहीं से करना है, इनोवेशन की गुंजाइश है, इंडिजिनस नॉलेज है इस बड़े सगीर के अंदर, जो कि एक फूड बास्केट रहा है दुनिया का फॉर मिलेनिया, नॉट जस्ट रीसेंट पास्ट। तो हमें उसको एम्ब्रेस करने की ज़रूरत है। एंड आई थिंक पाकिस्तान के लोग हो गए या सब कॉन्टिनेंट के लोग हो गए, बड़े इनोवेटिव लोग हैं। हमने काश्त की है ज़मीन के ऊपर, तो हमें काफ़ी कुछ मालूम है हमारे लोगों को कि क्या करना है। द चैलेंज इज यूनिक क्योंकि क्लाइमेट चेंज इस तरह दुनिया में कभी हुआ नहीं, और अगर आज काम शुरू करेंगे तो हो सकता है कि 2040, 45, 50 तक मॉडर्न एग्रीकल्चर सेक्टर हो जो कि सस्टेनेबल भी हो, आपने जैसे कहा रिजेनरेटिव भी हो,
and which leads to a healthier population जिसका disease burden कम हो. जाते जाते Dr. Sattar, what are 2 or 3 books that you would recommend to the audience? किसी भी topic पे हो सकती हैं, but again it's a question I always ask and I see a book in the background, so I figured कि मैं भूला नहीं इस दफा. No, this is like fun. Yeah, actually, this is a book that is just published that I have a chapter in about हम पाकिस्तान में ये कैसे जो है डेविड लिलियनथॉल जब हमारे पास पाकिस्तान में आए थे. तो इसको तो आप खैर वाकई में देखें, लेकिन ये मैंने आपको दिखानी नहीं थी. ये डिप्लोमेसी एंड कैपिटलिज्म कि यूएस फॉरेन रिलेशंस जो है इसमें हमारा क्या रोल था और हमारा जो पूरा वाटर सेक्टर और इंडस वाटर ट्रीटी है उसकी हिस्ट्री इसमें थी. मगर वो दैट केम अक्रॉस फ्रॉम वेरी इंटरेस्टिंग सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्ट. जो मैं बुक्स आपको बताना चाह रही थी उजैर, वो ये है कि दिस इज अ वंडरफुल बुक. मैं आपको बता नहीं सकती. वो नहीं होता कुछ किताबें आप उठाते हैं और आप कहते हैं ओफ, आप लाइक खुश हो जाते हैं उनको, जैसी लाइक पहले से पढ़ना शुरू करते हैं. इसका नाम है वाटर अ बायोग्राफी. ठीक है, ये गुलियो बोकलेटी ने लिखी है. ये मैकेंजी के पार्टनर थे, इन्होंने बहुत काम किया है और इन्होंने एक अमेजिंग किताब लिखी है अबाउट वाटर्स पावर थ्रू सोसाइटी एंड थ्रू हिस्ट्री. आई मीन इट्स जस्ट वंडरफुल. अभी हमारा एक स्कूल में सेमिनार भी हुआ था, मेरी क्लास थी, उसमें ये आए थे एज अ गेस्ट स्पीकर. तो मैं सबको रेकमेंड करती हूँ कि इसको आप जस्ट इट्स फिनोमिनल. आप इतनी चीजें सोचेंगे कि आपने पहले सोची नहीं होंगी अगर आप इस पे काम नहीं करते, और आप कहेंगे वाह ये एक तरीका है. जो आप कह रहे थे ना कि एक इंसान क्या कर सकता है, एक इंसान अपना नजरिया जो है वो इसी तरह बदलता है कि चीज को देखे, उसको समझे और कहे वाह इसको तो मैंने ऐसे नहीं देखा था और ये तो बहुत इसमें पोटेंशियल है. राइट, ये अब मेरी जब एक दफा जहन चेंज हो जाता है तो फिर आपके एक्शन भी चेंज हो जाते हैं. ये तो आसान बात है, हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारे पास विल है, हम ये कर सकते हैं, बदल सकते हैं. दूसरी चीज जो मैं पढ़ रही हूँ वो बहुत अच्छी किताब है, जो कि जिसमें अगेन मैं उसमें इतना सीख रही हूँ मैं आपको बता नहीं सकती. स्कॉट रोजेल है, वो स्टैनफोर्ड में, उन्होंने एक बहुत अमेजिंग नई किताब लिखी है विच इज कॉल्ड इनविजिबल चाइना. और उसका जो सब टाइटल है वो है हाउ द अर्बन रूरल डिवाइड थ्रेटन्स चाइनाज राइज. ये इतनी अमेजिंग बुक है. ही इज एन इकोनॉमिस्ट बाय ट्रेनिंग, मगर इसमें कोई नंबर्स नहीं है, इसको कोई भी पढ़ सकता है और आप इसकी पॉलिसी जो आउटकम्स है उनको समझ सकता है. इन्होंने डेकेड्स फील्ड वर्क किया है इन चाइना. और ये जो बातें जो कर रहे हैं ना अर्बन रूरल डिवाइड, कि हमारे ग्लोबल एम्बिशंस को भी, जैसे अब हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, अर्बन रूरल डिवाइड, इससे कोई भी सोसाइटी स्पेशली जैसे पाकिस्तान, आप बहुत कुछ सीख सकते हैं. मगर अगेन ये हमारे रीजन में बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री के बारे में आई थिंक इट्स लाइक एन अमेजिंग अगेन इट्स आई थिंक इट्स लाइक द मोस्ट अमेजिंग जो मैंने इकोनॉमिक्स बुक रिसेंटली पढ़ी है. बिकॉज अगेन एज आई सेड कि इट्स रिटन कि आप इकोनॉमिक्स ना भी हो ट्रेनिंग से और आप उससे बहुत कुछ सीखेंगे. और दूसरा मेरी जो फेवरेट न्यूट्रिशन पे प्रोफेसर है मजाक के अलावा, ये है प्रोफेसर रॉबर्ट लस्टिग. ये यूनिवर्सिटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को में होते हैं. इनकी जो इतनी हर बुक जो निकलती है वो न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर हो जाती है. इसका नाम है मेटाबॉलिकल, जो कि बड़ा मजे का नाम है बिकॉज इट्स अ प्ले ऑन मेटाबॉलिज्म और डायबॉलिकल. तो मेटाबॉलिकल, और उसका सबटाइटल है द लियो एंड द लाइज ऑफ प्रोसेस्ड फूड, न्यूट्रिशन एंड मॉडर्न मेडिसिन. जो हम जो बात कर रहे थे ना कि जो अर्बन पाकिस्तान की चेंजिंग डाइट के क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, ये उसको जो है टैकल कर रहे हैं विद द लेटेस्ट. और इनकी अगर आपको किताब अभी आपको नहीं भी इमीडिएटली देखनी, तो इनकी अगर आप सिर्फ यूट्यूब पे जाएं तो इनकी लस्टिग और शुगर और 2 लव्स का सर्च करें तो इनकी 1 घंटे की तकरीबन एक शुगर पे टॉक आ जाएगी. और मैं आपको बता नहीं सकती, आप बायोकेमिस्ट नहीं है ना मैं हूं, लेकिन आपकी भी वो बायोकेमिस्ट्री जो है आपकी समझ में आ जाएगी और आप सोचेंगे कि ये कितनी सीरियस बात कर रहा है और हम अब कितना हार्म कर रहे हैं अपने आप को, जो हम रेगुलरली अनथिंकिंगली खाते जाते हैं. तो लस्टिग और शुगर की प्लीज टॉक सब लोग जरूर देखें. आई थिंक मैं इसकी लिंक डाल दूंगा. और शुगर पे मैंने खुद भी अपनी कॉन्शियसली थोड़ा अपने आप पे एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, तो आई हैव रियलाइज्ड कि इट्स अ ड्रग इन द सेंस कि आप एक दिन कहेंगे कि मैं थोड़ी सी मीठी चॉकलेट खा रहा हूँ, खाने के बाद आपको अगले दिन होगा मैं 2 खा लूँ, फिर यू विल गेट हुक्ड ऑन टू इट. एंड अगेन ये मैं एक्सपेरिमेंट अपने घर पे रन कर चुका हूँ कि मेरी जो घर पे मेड है, जिसके बड़ा हुआ हूँ मैं उसके साथ, अभी भी वो हमारे साथ काम करती है, वो हमेशा मुझे कहती थी कि चाय पीने के बाद जान आती है.
तो अब मैंने रिसेंटली उन पे एक्सपेरिमेंट रन किया कि मैंने उनको कहा कि आप ये चाय पिए बगैर चीनी के, तो वो कहती हैं कि जान नहीं आई। तो एंड आई न्यू दिस बिकॉज देयर वाज समथिंग आई रेड जिसने कहा कि वन ऑफ द की ड्राइवर्स ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड वाज द शुगर ट्रेड, कि उन्होंने चीनी, सस्ती चीनी खिला के अपने लोगों को काम पे लगाया, क्योंकि उससे वो एक तो एम्प्टी कैलोरी थी, और क्योंकि वो सस्ती थी बिकॉज वॉज बीइंग ग्रोन थ्रू स्लेवरी, तो उसका एक इम्पैक्ट। और आज पाकिस्तान में भी चीनी की कीमत बढ़ जाती है तो शोर मच जाता है, वो इसलिए क्योंकि गरीब शहरी जो है वो उस पर सर्वाइव करता है, उससे इसको एम्प्टी कैलोरीज मिलती हैं। तो आई विल लिंक दैट थिंग इन द। ये कहना है जो आपने कहा ना कि ड्रग है, लस्टिक आपको ब्रेन की पूरी बायोकेमिस्ट्री और उसके ग्राफ्स और मैप्स दिखा के, लिटरली सारे केमिकल पाथवेज आपको दिखा के वो ये दिखा देते हैं कि बेसिकली शुगर इज एन अल्ट्रा प्रोसेस्ड कार्ब। सबसे ज्यादा अल्ट्रा प्रोसेस्ड कार्ब शुगर ही है, ठीक है, व्हाइट ब्रेड और वो सब कहते हैं, बट सबसे ज्यादा प्योर फॉर्म में शुगर है, इसलिए वो आपको एनर्जी देता है। वो कहते हैं जो ब्रेन है वो एक्चुअली एथेनॉल इज अल्कोहल। तो आपका जो ब्रेन है ना वो सेम वे से उसको रिकग्नाइज करता है। ब्रेन नहीं डिस्टिंग्विश कर पाता कि आपने चीनी खाई है या आपने शराब पिया है। अब आप ये सोचें, ठीक है, मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज में हम कहते हैं कि लोग अल्कोहल नहीं पीते, मगर वहां पे राइज ऑफ डायबिटीज, मलेशिया, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, हर जगह ऐसे है इरप्टिंग कि आप सोचें कि क्या हो रहा है। जो ब्रेन है वो प्रोसेस नहीं कर सकता, एंड दैट्स व्हाई ऑफ कोर्स इट्स एडिक्टिव। जैसे आपको एथेनॉल इज एडिक्टिव या अल्कोहल इज एडिक्टिव, तो शुगर इज एडिक्टिव। लिटरली ब्रेन को फर्क नहीं पता। तो आपने अगर, तो ऑब्वियसली उसके सारे वो जो असरात हैं वो हैं, तो अगर आपने सीरियस होना है एडिक्शन के बारे में तो आपको ये अल्ट्रा प्रोसेस कार्ब्स को भी टैकल करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बगैर तो डिजीज बर्डन जो, अगेन सारी जो हमारे पास लास्ट 30-40 ईयर्स की स्टैंडर्ड अमेरिकन डाइट की जो राइज आई है, ये सारे जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जो अंडरलाइंग अल्जाइमर्स, पार्किंसंस, हर चीज का बेसिस ये है, लस्टिक ये दिखा रहे, वहां सिर्फ ये डाइट राइज है और डिजीज बर्डन नॉन कम्युनिकेबल। लिटरली वो ग्राफ ट्रैक करता है। सो इन विच केस आई मीन मेनी डेली लाइक वन बाय वन, जैसे होता है ना फूड डिसीजंस टू मेक, बाइट बाय बाइट आपने डिसाइड करना है कि आपने कैसे जीना है, और आपकी सोसाइटी और आपके फार्मर्स और आपकी जमीन और हर चीज को आपने पनपना है या नहीं। एंड आई थिंक अगेन देयर समथिंग इन इट, जैसे मैंने अम्मी का कहा, और हमारे जो बड़े थे वो कहते थे, मेरे दादा हमेशा कहते थे बिफोर ही पास्ट के मैं 80-85 साल का हूँ, मस्जिद जाता हूँ तो मैं बगैर कुर्सी के नमाज पढ़ता हूँ। एंड वो मेरे अबू और उनकी जनरेशन के या मेरे बड़े भाई की जनरेशन के लोगों का मस्जिद में मजाक उड़ाते थे कि तुम 45 साल के भी नहीं हो और तुम कुर्सी पे बैठे हो, क्या हो गया है तुम्हें। And he was not a scientist or anything, but he could see and observe that something's changed in the way people eat things, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। इसकी वजह से हो रहा है। सीरियसली सिंपल चीजें, आप देसी घी खाएं, मजाक के अलावा एक्चुअल देसी घी, ठीक है, नॉट बनास्पति जो कि बहुत सारे सीड ऑयल्स का मिक्स है, जो कि एक्चुअली आपके लिए कैंसरस है और पॉइजनस है, उसको छोड़ने गए, वहां लोग गए बिकॉज सस्ता है, राइट। तो आपने अफोर्डेबिलिटी बढ़ानी है हेल्दी चीजों की। देसी घी खाएं और खुद हर चीज के साथ बना के यखनी पिए हर दिन, और आप 80-90 में भी आपके घुटने भी काम करेंगे, कोई मसला नहीं होगा, आप चलेंगे भी कुछ, बिकॉज ऑब्वियसली आप अपनी बॉडी को वो दे रहे हैं जिसकी उसको जरूरत है। सो उनके पास ये उनको डिफरेंस था, मगर वाकई में ये Yeah, and I think देसी घी या लोकली ग्रोन चीज, क्योंकि कमर्शियली इतनी ज्यादा आप उसको स्केल नहीं कर सकते ऑयल सीड्स के मुकाबले में, तो प्राइस खुद ही एक सिग्नल है कि आप उसको कंज्यूम कम करेंगे, तो जो आप डीप फ्राइंग कर रहे हैं वो खुद ही नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इट्स नॉट अवेलेबल इन दैट एट दैट प्राइस पॉइंट। एग्जैक्टली आपके डाइटरी पैटर्न्स आपके बदलेंगे, सो आपकी पॉलिसी इश्यूज बदलेंगे, और हमें इन सारी चीजों को इन एन इंटीग्रेटेड वे अगर हम सोचेंगे तो आई थिंक वी कैन रियली, जो है एक होता है ना पाथवे जो आप देख रहे हैं डिजास्टर की तरफ आप जा रहे हैं, वो बिल्कुल आप यू कैन गेट ऑफ दैट ट्रैक और आप बहुत और चीजें अपनी जिंदगी में कर सकते हैं। Dr. Sitar, thank you so much. This has been a wonderful conversation. Thank you for the reading recommendations. और मेरे यहाँ अगर आपको आवाज आ रही है तो स्टॉर्म स्टार्ट हो चुकी है, इससे पहले कि बिजली जाए, क्योंकि खतरा था आज के स्टॉर्म में जाने का। थैंक यू अगेन फॉर योर टाइम एंड वी विल बी इन टच एंड टेक केयर। बहुत बहुत शुक्रिया।